जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सारे। मैं आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कि पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने मारवाड़ का इतिहास कंप्लीट कर लिया है और आज हम बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लो, बीकानेर का इतिहास। ठीक है दोस्तों, बीकानेर का इतिहास। सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों, बीकानेर के ऊपर भी जो राठौड़ वंश है उसी की एक शाखा थी, जिसकी स्थापना बीका ने करवाई थी। जो राव जोधा का पुत्र था, राव बीका, जिसने बीकानेर के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, जो बीकानेर है, इस बीकानेर के नाम की बात कर लेते हैं। तो बीकानेर जो है, इसका हमें एक तो नाम मिलता है राती घाटी। क्या नाम मिलता है इसका? हमें एक नाम मिलता है राती घाटी, प्राचीन नाम। एक तो क्या मिलता है? राती घाटी। एक नाम हमें इसका मिलता है जांगल प्रदेश। क्या नाम मिलता है? जांगल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, जांगल प्रदेश के लोग एक इसे माद्रे प्रदेश कहते हैं। ये क्या है, हमें बीकानेर के कुछ हमें नाम मिलते हैं। अब हम बात करते हैं बीकानेर के अंदर जो राठौड़ थे, उन राठौड़ों की जो कुल देवी थी, उस कुल देवी का क्या नाम था? जो बीकानेर की राठौड़ कुल देवी, उसका नाम है नागणेची माता। क्या नाम है इसका? कुल देवी को, कुल देवी का नाम है नागणेची माता। बीकानेर के जो राठौड़ है, उन राठौड़ की जो माता है कुल देवी, उसका क्या नाम है? नागणेची माता। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे इसकी आराध्य देवी का। तो आराध्य जो देवी है उसका नाम है करणी माता। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है उसका? करणी माता। बीकानेर के जो राठौड़ है, इनकी जो कुल देवी है वो है नागणेची माता, और आराध्य देवी है, उसका नाम है आराध्य देवी। आराध्य देवी का नाम है करणी माता। बीकानेर के जो भी राजा है, जब भी राजगद्दी पर बैठते हैं तो जो उनका राज तिलक है, वो राज तिलक किसके द्वारा किया जाता है? गोदारा जाटों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गोदारा जाटों के द्वारा राज तिलक किसके द्वारा किया जाता है? गोदारा जाटों के द्वारा। अब हमें एक जनश्रुति मिलती है कि करणी माता के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ बीका था, और जो बीका ने क्या किया था, जो बीकानेर है इसके अंदर राठौड़ वंश की नींव डाली थी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं बीका के बारे में। तो बीकानेर के अंदर यहाँ लिख लो, बीकानेर के अंदर जो राठौड़ वंश है, उस राठौड़ वंश की नींव किसने डाली थी? तो वो डाली थी राव बीका ने, जो राव जोधा का क्या था, पुत्र था। ठीक, इसे उतार लो। फिर हम हेडिंग डालते हैं, सीधा पढ़ना स्टार्ट करेंगे राव बीका के बारे में। उतार लो इसे जल्दी। 1465 की बात है। 1465 ईस्वी के अंदर ये जो जांगल प्रदेश है, इस जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की स्थापना करता है राव बीका। तो लिख लो, 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश में, जांगल प्रदेश में बीका के द्वारा, बीका द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? राठौड़ों की, राठौड़ वंश की स्थापना।
ठीक है दोस्तों। और किस किस के आशीर्वाद से डाली जाती है, तो करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका, जिसका चाचा है धांधड़, राव धांधड़ जी, और इसका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है राव बीका। ठीक है, इनके संयोग से, तो बीका का संयोग कौन करता है? चाचा और पुत्र राव बीका, ये क्या करते हैं? संयोग करते हैं, सहयोग। इनके सहयोग से बीकानेर के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना कर देता है कौन? राव बीका। और 1465 से 1504 ईस्वी तक क्या करता है? शासन करता है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हेडिंग डाल लो राव बीका। उतारने से आगे बढ़ता है। राव बीका 1465 से 1504 ईस्वी। तो राव बीका के जो पिता था, उस पिता का नाम था राव जोधा। पिता का क्या नाम था? राव जोधा। पिता का नाम राव जोधा। माता की बात करेंगे तो माता का नाम था नौरंग दे। माता क्या नाम था? नौरंग दे। और पत्नी पूछ ले या रानी पूछ ले, पत्नी का नाम था रंग दे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो वही पारिवारिक जानकारी बीका के बारे में। अब बीका क्या करता है, जब से जंगल प्रदेश में आता है तो एक जगह पड़ती है कोडम देसर। कौन सी जगह पड़ती है? कोडम देसर जगह पड़ती है। उस कोडम देसर में खुद को राजा घोषित कर देता है। खुद को क्या घोषित कर देता है? राजा घोषित कर देता है। देखो दोस्तों, ये जंगल प्रदेश, इस जंगल प्रदेश को जीता। ठीक है दोस्तों, इस जंगल प्रदेश जीता चाचा के साथ और पुत्र उसके सहयोग से। और इसके अंदर अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कोडम देसर। और इस कोडम देसर में खुद को क्या घोषित कर देता है? खुद को राजा घोषित कर देता है। और जो प्रथम राजधानी बनाता है, वो प्रथम राजधानी किसको बनाता है? अहि छत्रपुर को। प्रथम राजधानी अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर कहाँ स्थित है? नागौर में। ठीक है दोस्तों, तो कोडम देसर नाम की जगह है जहाँ पे 1400 और क्या कहते हैं 65 के अंदर क्या करता है, उसको राजा घोषित कर देता है। और राजा घोषित करने के बाद में क्या करता है? राजधानी किसको बनाता है? अहि छत्रपुर को। 1472 के अंदर यहाँ पे भैरव जी के मंदिर का निर्माण करवाता है। किसका निर्माण करवाता है? भैरव जी के मंदिर का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। ठीक है दोस्तों, तो लिख लो 1472 ईस्वी के अंदर राजा बनने के पक्ष में 1472 में भैरव जी के मंदिर का निर्माण करवाता है। भैरव जी के मंदिर का निर्माण, भैरव जी के मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है दोस्तों, जांगल प्रदेश को कब जीता था? 1465 के अंदर। 1472 के अंदर भैरव जी के मंदिर का निर्माण करवाता है कोडम देसर में। और आगे बढ़ते हैं, एक जगह पड़ती है राती घाटी। इस राती घाटी के अंदर 1488 ईस्वी के बीकानेर नगर की स्थापना कराता है। बीकानेर
नगर की स्थापना, बीकानेर नगर की, ठीक है दोस्तों, बीकानेर नगर की सर गेट बंद कर दो। 1488 ईस्वी के अंदर जो बीकानेर नगर है, उस बीकानेर नगर की स्थापना करता है, कौन सी जगह पर करता है? राप्ती घाटी जो जगह है, उस जगह पे किसकी स्थापना कर देता है? 1488 ईस्वी के अंदर। और इसके, ठीक दोस्तों, और ये जो बीकानेर है इसको अपनी राजधानी बनाता है, और ये कौन सी राजधानी कहलाती है? द्वितीय राजधानी। द्वितीय राजधानी की पहली जो राजधानी है वो तो हो गई छत्रपुर नागौर। तो बीकानेर जब नगर बसा लिया, अब इसकी राजधानी बना लिया, तो कौन सी राजधानी? सेकंड राजधानी। और यहाँ पे क्या बनाया? खुद का एक निवास स्थान बनवाया। यहाँ पे क्या बनवाया? खुद का एक निवास स्थान, निवास स्थान। इस निवास स्थान का नाम क्या रखा? राव बीका की टेकरी। इस निवास स्थान का क्या नाम रखा? राव बीका की, राव बीका की टेकरी। ये क्या किया? खुद की एक निवास स्थान है, और उस निवास स्थान का नाम रखा गया राव बीका की टेकरी। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या है दोस्तों, जो बीकानेर की स्थापना है, उस स्थापना का जो वर्ष पता चलता है, ये कैसे पता चलता है? ये दोहे से पता चलता है कि 1545 एक दोहा मिलता है हमें। और वो दोहा इस प्रकार से कि 1545 सुख बैसाख सुमेर, थावर बीज थरपियो बीको बीकानेर। 1545 सुख बैसाख सुमेर, थावर बीज थरपियो बीको बीकानेर। हमें एक ये दोहा मिलता है, लिख लो इसे। 1545 शुद्ध बैसाख सुमेर, थावर बीज थरपियो बीको बीकानेर। ठीक है, 1545 नाम लिखा हुआ है, क्या है? 1545। तो ये जो 1545 है, ये विक्रम संवत है। क्या है ये? विक्रम संवत। और 1488 का अगर हम विक्रम संवत निकालेंगे तो 1545 निकल जाएगा। शुद्ध बैसाख सुमेर, बैसाख का महीना है, शुक्ल पक्ष, शुद्ध का मतलब क्या है? शुक्ल पक्ष। ठीक है दोस्तों, शुद्ध बैसाख सुमेर। तो माह कौन सा हो गया? माह हो गया बैसाख। पक्ष पूछ रहे थे कौन सा है? शुक्ल पक्ष। अब तारीख सुनना, थावर बीज थरपियो, बीज, बीज का मतलब होता है द्वितीय। बीज का मतलब क्या होता है? द्वितीय। जैसे हम पढ़ते हैं ना, रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? बाबेरी बीज को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को। ठीक है ना? तो क्या है? बीज। तो बीज का मतलब द्वितीय, द्वितीय को। तो बैशाख शुक्ल माह की द्वितीय को विक्रम संवत 1545 को बीकानेर, बीकानेर की कर दी थी, स्थापना कर दी थी। लेकिन इसके अगले दिन तृतीया को बीका के द्वारा एक पतंग उड़ाई गई थी बीकानेर में, चांदा नाम की पतंग थी। उस पतंग का क्या नाम था? चांदा नाम की पतंग थी। तभी से ये परंपरा बन गई कि जो बीकानेर है, उसकी जो शुक्ल पक्ष की तृतीया है, उसके अंदर बीकानेर की में क्या उड़ाई जाएगी? पतंगे उड़ाई जाएगी। और लोगों को ये लगने लगा कि जो बीकानेर की स्थापना है वो तृतीया को की गई थी। ठीक है दोस्तों, परंतु बीकानेर की स्थापना तो द्वितीया की वो की गई थी। और जो तृतीया है, इस दिन बीकानेर के अंदर पतंगे उड़ाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उतार लो सारी जानकारी बीका की, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। उतार लो आराम से, फिर आगे की चर्चा करते हैं।
ठीक है दोस्तों, उतार लो इसे, सब आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब ये जो बीका है, इसके दो पुत्र थे। एक का नाम था राव नरा और एक का नाम था राव लूणकरण। ठीक है दोस्तों, ये जो बीका है, इस बीका के दो पुत्र थे। एक का नाम था राव राव नरा, तो एक का नाम था राव लूणकरण। पहले जो राजा बनता है वो बनता है राव नरा, जो 1404 से 1405 लगभग एक वर्ष तक ही वो शासन करता है, और उसका शासन कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और तो उसके बाद में जो राजा बनता है उसका नाम होता है राव लूणकरण, जो 1505 से लेकर के 1526 तक क्या रहता है, बीकानेर का राजा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी उतार लो कि बीका के कितने पुत्र हैं, बीका के दो पुत्र। एक का नाम क्या हो गया, राव नरा, जो 1504 से 5 ईस्वी तक राजा बना। इसके बाद में बनता है राव लूणकरण। 1505 से, तो हेडिंग डाल लो राव लूणकरण, और हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब राव लूणकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो राव लूणकरण है दोस्तों, ये बड़ा ही दानी प्रवृत्ति का था। क्या था ये, बड़ा ही दानी प्रवृत्ति का था। और इसकी दानवीरता के कारण एक दरबारी विद्वान होता है जिसका नाम होता है बिठू सुजा। और उस बिठू सुजा ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है राव जेतसिरो छंद। कौन सी ग्रंथ लिखी है, राव जेतसिरो छंद ग्रंथ लिखी है बिठू सुजा ने। और उस ग्रंथ में बिट्टू सुजा लिखता है कि जो लूणकर्ण है ये दानवीर है, और यदि इतना दानवीर है तो कर्ण है। अब ये लूणकर्ण कहाँ का है, बीकानेर का। तो पूछ लिया जाता है कि जो बिट्टू सुजा है, उस बिट्टू सुजा ने राजपुताने का कर्ण की उपाधि किसको दी है। तो राजपुताना की जो कर्ण है, उस राजपुताना के कर्ण की उपाधि कह लो, या कलयुग का कर्ण कह लो। ठीक है दोस्तों, कलयुग का कर्ण कह लो। तो कलयुग के कर्ण की जो उपाधि है वो किसको दी है, वो दी है लूणकर्ण को। एक कर्ण की तुलना और की जाती है, कर्ण से तुलना की जाती है किसकी, लूणकर्ण की। और वो तुलना कौन करता है, वो तुलना करता है जयसोम। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कौन करता है, जयसोम। तो इसके बारे में दो जानकारी लो, राव लूणकर्ण। इसकी दानवीरता के कारण, कल लूणकर्ण की दानवीरता के कारण बेटू सूजा नाम का एक विद्वान था जिसने ग्रंथ लिखा था राव जैतसिरो छंद। और उस ग्रंथ में वो लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहता है। क्या कहता है, कलयुग का कर्ण। किसकी उपाधि देता है, कलयुग के कर्ण की। कलयुग का कर्ण किसने कहा, बीठू सूजा ने। कौन से ग्रंथ में कहा, राव जैतसिरो छंद। राव जैतसिरो छंद, ठीक है दोस्तों, ग्रंथ है इसका। एक और इसकी तुलना है कर्ण से की गई है, और कर्ण से की है पर दूसरे विद्वान ने की है तुलना। तुलना किससे की, कर्ण से की। और किसने की, एक जयसो नाम का व्यक्ति है। सॉरी दोस्तों, तो एक जयसोम नाम का व्यक्ति है जिसने जो लूण कर्ण है इसकी तुलना किससे की है, कर्ण से की है। ठीक है दोस्तों, उतार लो। अब हम बात करते हैं राव लूणकर्ण के निर्माण कार्य, जिसने क्या क्या करवाया था। तो हम पढ़ते हैं जो लूणकर्ण झील है, ठीक है दोस्तों, उस लूणकर्ण झील का निर्माण किसने करवाया था, इस लूणकर्ण ने ही करवाया था। ठीक है दोस्तों, इसके निर्माण कार्य की बात कर लेते हैं। इसने एक झील बनवाई थी, और उस झील का नाम क्या था, लूणकर्ण।
और बीकानेर के अंदर एक देवता है लक्ष्मीनाथ नारायण का मंदिर, जो बीकानेर के जो आराध्य देवता है उसकी बात करते हैं। बीकानेर के जो महाराजा है उसको उनका दीवान बताते हैं। बीकानेर का जो वास्तविक राजा किसको बोलते हैं? लक्ष्मीनाथ जी को बोलते हैं, और स्वयं को उसका दीवान बोलते हैं। तो उस जो लक्ष्मीनाथ जी है उसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लूणकरण ने करवाया था। लिख लो, लक्ष्मीनाथ नारायण मंदिर का निर्माण लक्ष्मीनाथ नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? बीकानेर के अंदर। बीकानेर का जो किला है उस किले के अंदर ही बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई लूणकरण के निर्माण की कि भाई लूणकरण ने क्या क्या निर्माण करवाया है। अब हम बात करते हैं एक बार लूणकरण के विजय अभियान की। तो दोस्तों लूणकरण ने कुछ अभियान लड़े हैं, जिसके अंदर से उसने मुख्य मुख्य कौन कौन से अभियान थे उसकी चर्चा करते हैं हम। एक जगह पड़ती है दोसी, हरियाणा के अंदर एक जगह पड़ती है दोसी, और दोसी का युद्ध लड़ा था 1526 में। ठीक है दोस्तों, दोसी का युद्ध लड़ा था हरियाणा के अंदर 1526 में। कैसे लड़ा था? राव लूणकरण ने। और जो दोषी है उसके जो युद्ध लड़ा है दोषी का, पहले इसे उतारो दोस्तों, फिर आगे की चर्चा करते हैं। जगह हमारे पास कम है, फिर आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। लूणकरण की विजय अभियान। विजय अभियान। सबसे पहले तो इसने लोहद्रवा का एक राजा था मानसिंह, उस मानसिंह को हराया था। किसको हराया था? लोहद्रवा का एक मानसिंह था, किसको हराया था? लोहद्रवा के मानसिंह को हराया था। दोस्तों ये नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझना। जैसलमेर के अंदर एक राजा था, इसका नाम था रावल जेतसी। क्या नाम था? रावल जेतसी। और एक लूणकरण का पुत्र होगा राव जीत सिंह। तो ये दोनों अलग अलग है। ये रावल है, वो राव होगा। ठीक है, आप कंफ्यूज हो कि रावल जीत सिंह और राव जीत सिंह एक तो नहीं। और जैसलमेर के जो राव जेसी है उस राव जेसी को हराया था इसने। ठीक है दोस्तों, एक फतेहपुर के अंदर कायम खानी मुसलमान थे। फतेहपुर के अंदर कौन थे? फतेहपुर के अंदर थे कायम खानी मुसलमान। कायम खानी मुसलमान। इन सब से इसने युद्ध किया था राव लूणकरण ने, और जीत गया था। परंतु हरियाणा के अंदर एक जगह पड़ती है दौसा, ये दोसी। ये दौसा जयपुर वाला, राजस्थान वाला दौसा नहीं है, ये है हरियाणा वाला दोसी का युद्ध। हरियाणा के अंदर पड़ता ही है। और ये जो युद्ध था, ये नारनौल का राजा था एक, इसका नाम था अभिमीरा वर्सेस लूणकरण सर। लूणकरण। तो हरियाणा के अंदर एक युद्ध लड़ता है, ये दोसी का युद्ध, जो राव लूणकरण और नारनौल के अभिमीरा के साथ में होता है, जिसके अंदर इसकी पराजित हो जाती है और ये वीरगति को प्राप्त होता है। इसके अंदर क्या होता है? ये वीरगति को प्राप्त। ठीक है दोस्तों, उतार लो, फिर आगे की चर्चा करते हैं।
अब बात करेंगे लूणकरण के बाद में जो अगला राजा बनता है उसका पुत्र राव जेतसिंह। कौन राजा बनेगा? राव जेतसिंह। हेड डाल लो, राव जेतसिंह। राव जेतसिंह 1526 से 41 ईस्वी। 1526 से 1541 ईस्वी के बीच में जो राजा बनता है राव जेतसिंह बनता है। दोस्तों ये राव जेतसिंह वही है जिसने महाराणा सांगा जब खानवा का युद्ध लड़ता है बाबर से, तो ये अपने पुत्र कल्याणमल के नेतृत्व में एक सेना भेजता है महाराणा सांगा की सहायता करने के लिए पाती परबन प्रथा के तहत। क्वेश्चन बन जाता है कि बीकानेर से कौन से राजा ने सहायता भेजी थी महाराणा सांगा की खानवा के युद्ध में? तो वो यही राव जयसिंह है। तो लिख लो, खानवा के युद्ध में कल्याणमल के नेतृत्व सेना भेजी थी सांगा की सहायता। सांगा की सहायता के लिए सेना भेजी थी, ठीक है दोस्तों। अब जो इसके बारे में दूसरी जानकारी मिलती है वो ये कि हुमायूं का भाई था कामरान, ठीक है दोस्तों। कामरान क्या करता है? दो युद्ध लड़ता है 1534 में। एक तो युद्ध लड़ता है भटनेर का युद्ध और एक युद्ध लड़ता है राती घाटी का युद्ध। भटनेर के युद्ध में वो जीत जाता है और राव खेतसी को हराता है, ठीक है। परंतु जब वो राती घाटी का युद्ध लड़ता है राव जेतसिंह के साथ में, तो राव जेतसिंह उस कामरान को उस युद्ध में हरा देता है। और इन युद्धों की जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है राव जयसिंह छंद, जो बिटू सूजा ने लिखी है, ठीक है दोस्तों। तो इसे भी नोट डाउन करते चलो कि कामरान किसका भाई था? ये हुमायूं का। इस कामरान ने दो युद्ध लड़े थे बीकानेर की रियासत के साथ में। एक तो था भटनेर का युद्ध, 1500, और ये जो भटनेर का युद्ध है कामरान वर्सेस राव खेतसी, इसमें कामरान जीत जाता है, खेतसी क्या हुई थी? हार हुई थी। इसी के बाद में कामरान दूसरा युद्ध लड़ता है राती घाटी का युद्ध। ये जो राती घाटी का युद्ध है कामरान वर्सेस राव जेतसिंह, और इस युद्ध में राव जेतसिंह कामरान को हरा देता है। पूछ ले कि भाई जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एक ग्रंथ है राव जयसिंह छंद। राव जयसिंह छंद ग्रंथ है, और इस ग्रंथ से हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और ये राव जयसिंह छंद किसने लिखी थी? बीटू सूजा ने। किसने लिखी थी? बीटू सूजा ने लिखी थी, ठीक है दोस्तों। उतार लो, फिर आगे की चर्चा करते हैं। उतार लो आराम से, फिर आगे की चर्चा करते हैं।
ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। राव जयसी की आगे की बात करते हैं। दोस्तों हम पता है 1541 ईस्वी के अंदर मारवाड़ का जो शस्त्र मालदेव, वो मालदेव युद्ध करता है राव जयसी के साथ में, इसे पहोबा का युद्ध या साहेबा का युद्ध कहते हैं। 1541 में युद्ध करता है पहोबा का युद्ध, पहोबा कह लो या साहेबा का युद्ध कह लो। और इस युद्ध के अंदर राव जयसी वर्सेस मालदेव, इस युद्ध में मालदेव जीत जाता है। और जो राव जयसी है, इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कौन से युद्ध में मृत्यु होती है, पहोबा के युद्ध में राव जयसी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब राव जयसी की मृत्यु हो जाती है तो बीकानेर पर किसका अधिकार हो जाता है, बीकानेर पर अधिकार हो जाता है मालदेव का। अब समझिएगा आगे की बात। राव जयसी की मृत्यु हो गई तो जो इसका पुत्र है, इसका नाम है कल्याणमल। ये कल्याणमल किसके शरण में चला गया, शेरशाह सूरी की शरण में। और मैंने कहानी बताई थी आपको बहुत अच्छे से कि मालदेव जब राजा बनता है, शेरशाह सूरी उस वक्त आक्रमण करता है हुमायूं के ऊपर, हुमायूं पलायन के लिए निकलता है। उस हुमायूं को शरण देने के लिए कौन बोल देता है, मालदेव। ये चीजें शेरशाह सूरी को कौन बताता है, कल्याणमल भड़काता है शेरशाह सूरी को कि जो आपका दुश्मन है हुमायूं, उसको शरण कौन दे रहा है, मालदेव। शेरशाह सूरी इस बात से गुस्सा हो जाता है और शेरशाह सूरी मालदेव पर आक्रमण कर देता है। 1544 ईस्वी के अंदर एक युद्ध लड़ा जाता है, जैतारण का युद्ध जिसे हम कहते हैं। या गिरिसुमेल का युद्ध। और इस युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी मालदेव को हरा देता है। अब समझ, जैसे ही शेरशाह सूरी मालदेव को हराता है तो मालदेव का जोधपुर से अधिकार खत्म हो जाता है। तो जोधपुर पर अधिकार कौन कर लेता है, शेरशाह सूरी। और बीकानेर है जो मालदेव के अधीन था, वो किसको सौंप देता है, कल्याणमल को। तो कल्याणमल शेरशाह सूरी की सहायता से बीकानेर का पुनः राजा बनता है। कब बनता है, 1544 ईस्वी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ नोट डाउन करके लिख लो, कल्याणमल शेरशाह सूरी की सहायता से कल्याणमल बीकानेर का राजा बना। ठीक है दोस्तों, इसे उतार लो। फिर हम अगले जो राजा है कल्याणमल की चर्चा करेंगे, जो 1544 से लेकर के 1574 तक बीकानेर के राजा बनेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं आगे। लिख लो हेडिंग, राव कल्याणमल। पंद्रह सौ चौवालीस से 1574। तो सबसे पहली लाइन तो वही लिख लो कि शेरशाह सूरी की सहायता से बीकानेर क्या बना, राजा बना। ठीक है दोस्तों, राजा बनने के बाद
1570 के अंदर अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। तो अकबर के नागौर दरबार में जाकर के अकबर की क्या क्या करता है, अधीनता स्वीकार करता है। देखो 1570 के अंदर अकबर की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, स्वयं तो अकबर की अधीनता स्वीकार करता है, और स्वयं इसके जो पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है राय सिंह और दूसरे का नाम होता है पृथ्वीराज राठौर। इन दोनों को अकबर के दरबार में क्या कर देता है, सेवा के लिए भेज देता है। तो राय सिंह व पृथ्वीराज, ये पृथ्वीराज राठौड़ वही है जिसने बेली किशन रुक्मणी जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी, और उसके अंदर जो पत्र लिखता है महाराणा प्रताप, पाथल और पीथल जिसका जिक्र करता है, लिखने वाला कौन है, पृथ्वीराज राठौड़ ही है। अकबर की सेवा में भेजा। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ से खुश होकर पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दे दी थी। कहाँ की जागीर दे दी थी, गागरोन की जागीर दे दी थी। ठीक है दोस्तों, लिखो आगे की, कल्याण मल के आगे की क्या होता है। कल्याण मल के दरबार में एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम होता है सदाशिव भट्ट, जिसने ग्रंथ रचना की थी, उसका नाम था राजमनु। देख लो, इसका एक दरबारी विद्वान था, क्या तो क्या नाम था, एक दरबारी विद्वान, और उस दरबारी विद्वान का नाम क्या था, स- सदाशिव भट्ट। इस सदाशिव भट्ट ने ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था राज विनोद। ठीक है दोस्तों, तो कल्याण के बारे में इतनी जानकारियां हैं मुकाबले से। फिर हम इसके जो आगे पुत्र है जिसका नाम है राय सिंह, उसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ठीक है, जो राय सिंह है उसकी चर्चा अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसे उतार लेना और आराम से पढ़ो, क्लास समझ में आए, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।